राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए बनाए गए अध्यादेश पर किए हस्ताक्षर। कैबिनेट ने कठोर कार्रवाई वाले अध्यादेश को लाने का किया था फैसला। हमलावरों के खिलाफ कैद से लेकर आर्थिक जुर्माने तक का किया गया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह अध्यादेश कोविड-19 योद्धाओं की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को है दर्शाता। गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किया परामर्श। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वाले कोरोना वॉरियर्स के अंतिम संस्कार में बाधा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश। देश में कोविड के मरीजों के लिए 723 अस्पताल कर रहे हैं काम। तकरीबन 2 लाख आइसोलेशन बेड की गई व्यवस्था। भारत में कोविड-19 के कुल 20,471 मामले, 3,959 मरीजों को इलाज के बाद मिली छुट्टी, 652 मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नेपाल संबंधों की ताकत को किया रेखांकित। नेपाल के प्रधानमंत्री ने आवश्यक दवाएं मुहैया कराने पर भारत का आभार किया व्यक्त। पीएम मोदी ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री से महामारी से उत्पन्न स्थिति पर की चर्चा। और WHO ने कहा, बहुत से देशों में महामारी अभी शुरुआती दौर में। हालांकि दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों ने 26 लाख का आंकड़ा किया पार। कोरोना वायरस की चपेट में आने से 1,83,000 लोगों की हुई मौत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन पर अस्थायी प्रतिबंध के आदेश पर किए हस्ताक्षर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी थी। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब आयुष्मान भारत योजना के तहत गैर कोरोना मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में भी संभव हो पाएगा। कैबिनेट की बैठक में क्या क्या रहे खास फैसले, आइए देखते हैं। देश में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कोविड-19 से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही निर्धारित किए गए 15,000 करोड़ रुपए को मंजूरी देने के साथ ही इस बैठक में सबसे अहम फैसला महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाना है। इस अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश पर हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून का रूप ले लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि ये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 कोविड-19 के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ रहे एक एक चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। मंत्रिमंडल ने अपने फैसले में कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के लिए 50 लाख के बीमा का भी प्रावधान किया है।
इसके साथ ही अब आयुष्मान भारत योजना के तहत गैर कोरोना मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में भी संभव हो पाएगा। सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेज से लेकर स्टाफ तक, पैरामेडिक्स तक से लेकर अन्य लोग भी, इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया ताकि मद निश्चिंत होकर आदमी काम कर सके। कैबिनेट की इस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार सुबह नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टरों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी सुरक्षा के बारे में डॉक्टरों की सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अमित शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों के सभी मुद्दों और चिंताओं का बारीकी से संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। इस बीच मुरादाबाद में हमले का शिकार हुए डॉक्टर ने केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर खुशी जाहिर की है। सरकार ने शायद काफी लंबे समय से लोग ऐसा सोच भी रहे थे, मांग रहे थे, तो सरकार ने जो इस प्रकार का प्रावधान किया है या सरकार बहुत जल्दी इस प्रावधान को ला रही है, तो एक अच्छा प्रावधान है। शायद तो जो लोग इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं वो भी सोचेंगे। बहुत वेलकमिंग स्टेप है। इस टाइम की जो सिनेरियो चल रहा है, जो अटैक्स हो रहे हैं, डॉक्टर को वैंडलाइज किया जा रहा है, ये वाली सारी चीज़ें डॉक्टरों की सेफ्टी, बस डॉक्टरों की नहीं, नर्सिंग्स की, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उनकी, जो लैब टेक्नीशियंस है उनकी, जो काम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, इन सब का मॉरल बूस्ट करेगा। बाद में गृह मंत्री के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर एक परामर्श जारी किया है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि कोरोना के योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि डॉक्टरों सहित सभी फ्रंटलाइन योद्धाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए राज्यों से कहा गया है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोरोना के संकट से लड़ रहे डॉक्टरों और अन्य कर्मियों की पूरी सुरक्षा की जाए। केंद्र ने राज्यों से जिला स्तर पर नोडल स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करने को भी कहा है ताकि वो कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं के समाधान के लिए 24 घंटे उपलब्ध रह सकें। इसके साथ ही कोई घटना होने पर त्वरित कठोर कार्रवाई भी करे। बुधवार को लिए गए फैसले में कैबिनेट ने असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लाभार्थियों को पीएम किसान योजना के लाभ प्रदान करने के लिए आधार की अनिवार्यता से अगले साल 31 मार्च तक छूट देने को भी मंजूरी दे दी। पिछले साल 1 दिसंबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आधार से जुड़े खाताधारक लाभार्थियों को ही पीएम किसान योजना का लाभ दिया जा रहा था। असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इस साल 31 मार्च तक इससे छूट थी, क्योंकि वहां अभी सभी लाभार्थियों को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है। एक अन्य बड़े फैसले में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2020-21 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पौष्टिक तत्व आधारित सब्सिडी दर को मंजूरी दे दी। नाइट्रोजन के लिए 18 रुपये 78 पैसे प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 14 रुपये 88 पैसे, पोटाश के लिए 10 रुपये 11 पैसे और सल्फर के लिए 2 रुपये 37 पैसे प्रति किलो सब्सिडी दी जाएगी। समिति ने अमोनियम फॉस्फेट जैसे जटिल उर्वरक को भी सब्सिडी योजना के तहत लाने को मंजूरी दे दी। 2020-21 के दौरान इस सब्सिडी पर 22,186 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च होने का अनुमान है। फास्फोरस और पोटेशियम पर यह सब्सिडी सीधे उर्वरक कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। नेपाल के प्रधानमंत्री ने आवश्यक दवा नेपाल भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। जवाब में पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत नेपाल संबंध न सिर्फ मजबूत हैं बल्कि बहुत गहरे भी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वार्डक्लिफ के साथ कोविड-19 महामारी पर टेलीफोन पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि अनेक वैश्विक मुद्दों पर भारत और आयरलैंड की समान सोच है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए दोनों देश स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने आयरलैंड में संक्रमण से लड़ने में भारतीय मूल के डॉक्टरों और नर्सों द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। पीएम मोदी ने आयरलैंड में मौजूद भारतीय नागरिकों की देखभाल और सहायता के लिए प्रधानमंत्री वार्डक्लिफ को धन्यवाद दिया और भारत में आयरिश नागरिकों की इसी तरह की सुविधा देने का वादा किया। देश में कोरोना वायरस के मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये उनकी तीसरी बातचीत होगी। देश में पहले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया, जिसके बाद में 3 मई तक बढ़ा दिया गया। पीएम मोदी के राज्य के सीएम के साथ पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंस 11 अप्रैल को हुई थी, जिसमें करीब 13 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। करीब 4 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान पीएम ने लॉकडाउन के मामले में राज्यों के सीएम से इस बात का फीडबैक लिया था कि लॉकडाउन को खत्म किया जाना चाहिए या इसकी अवधि बढ़ानी चाहिए। बातचीत में सभी सीएम ने लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में राय दी थी। वैश्विक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सभी देश अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूती से खड़ा है और यही वजह है कि WHO से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन तक देश की प्रशंसा कर चुके हैं। कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सबसे आगे हैं, ऐसा मानना है वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी अमेरिकी डेटा रिसर्चर का। खतरनाक कोविड-19 के खिलाफ जंग में दुनिया भर के टॉप 10 प्रभावशाली नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शीर्ष पर है। दरअसल अमेरिकी डेटा रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना के अमेरिका पर पड़े असर को लेकर एक रिसर्च किया है। इस तुलनात्मक रिसर्च में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दुनिया के अन्य 9 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तुलना की गई है। इस रिसर्च में ये पता लगाने का प्रयास किया गया है कि कोरोना वायरस से निपटने में कौन सा देश और उसके नेता का काम कैसा रहा है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा उठाए कदमों की तारीफ की। इसने कोरोना हॉटस्पॉट की पहचान, लॉकडाउन जैसे सरकार के कदमों की तारीफ की। बिल गेट्स ने मोदी सरकार द्वारा डिजिटल क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग कर कोरोना वायरस ट्रैकिंग, संपर्क ट्रेसिंग और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए आरोग्य सेतु डिजिटल ऐप की सराहना की है। आईसीएमआर ने सभी राज्यों को रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग करने के लिए एक प्रोटोकॉल भेजा है। आईसीएमआर ने ट्वीट पर जानकारी दी। आईसीएमआर ने सभी राज्यों को रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग करने के लिए एक प्रोटोकॉल भेजा है। साथ ही कहा है कि एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट को बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। और अब हम बात करेंगे कि किस तरह से कोविड-19 के पीड़ितों की संख्या भारत में बाकी देशों के मुकाबले कम है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले 19,984, जिनमें से 15,859 सक्रिय मामले हैं। खास बात यह है कि इनमें से 3,959 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जबकि 652 मरीजों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है और कुल मामले 20,471, जिनमें 15,859 सक्रिय मामले हैं और 3,959 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो ये भारत के आंकड़े हैं और केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए और इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो सभी सुरक्षा मानदंडों को अपनाएं, जैसे कि मास्क या फेस कवर से अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। कोलकाता गई केंद्रीय टीम ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को विस्तृत पत्र लिखा, जिसमें कई अहम मसलों पर जानकारी साझा करने के लिए कहा है। इसके साथ ही केंद्रीय टीम ने फील्ड विजिट के लिए व्यवस्था करने का आग्रह किया है। इसके अलावा केंद्रीय टीम ने यह भी जानना चाहा है कि जरूरी सामानों की आपूर्ति, क्वारंटाइन के लिए की गई व्यवस्था, लॉकडाउन के पालन को लेकर क्या स्थिति है। साथ ही ये भी कहा है कि राज्य को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें केंद्र किस तरह से मदद कर सकता है। टीम ने राज्यों से केंद्रीय टीम के साथ पुलिस के अलावा ऐसे लोगों
को भी साथ भेजने के लिए कहा है, जो विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दे सकें। गौरतलब है कि केंद्र के कड़े पत्र और पश्चिम बंगाल सरकार के आश्वासन के बावजूद राज्य में गई केंद्रीय टीम जमीनी हकीकत का जायजा नहीं ले पा रही है। ऐसे में केंद्र ने एक बार फिर निर्देशों के मुताबिक राज्य को उसके वायदे की याद दिलाई है। और केंद्र में अतिरिक्त सचिव और कोलकाता गई केंद्रीय टीम के लीडर अपूर्व चंद्रा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लिखा है, जिन मुद्दों पर विस्तृत जानकारी मांगी है वो उस पत्र में शामिल है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ई लर्निंग कंटेंट योगदान के लिए कल दिल्ली में विद्यादान 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम विशेष रूप से कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर छात्रों, स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों के लिए ई लर्निंग कंटेंट की बढ़ती आवश्यकता और स्कूली शिक्षा के साथ डिजिटल शिक्षा को एकीकृत करने के मकसद से शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में शुरू किए गए दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग ई लर्निंग कंटेंट योगदान के लिए किया जाएगा। इस सामग्री का उपयोग देश भर के लाखों बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने के लिए कर सकते हैं। जम्मू राजभवन ने यह स्पष्ट किया है कि 2020 में आयोजित अमरनाथ यात्रा अभी रद्द नहीं की गई है। राजभवन की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस साल कोरोना वायरस महामारी की वजह से अमरनाथ यात्रा के स्थगित होने की खबर को वापस ले लिया गया है। फिलहाल अभी इस यात्रा को रद्द करने का कोई इरादा नहीं है। कासोवाल ब्रिज के खुलने के साथ ही पंजाब का कासोवाल एन्क्लेव शेष भारत से स्थायी रूप से जुड़ गया है। जी हां, 484 मीटर लंबा ये स्थायी पुल सेना ने स्थानीय नागरिकों की मदद से बनाया, जो 20 अप्रैल को इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। ये स्थायी पुल निर्धारित कार्यक्रम से पहले बनकर तैयार हो गया है। गौरतलब है कि 35 वर्ग किलोमीटर कासोवाल क्षेत्र को रावी नदी बाकी भारत से अलग करती है। पहले यहां आने जाने का साधन अस्थायी नाव का पुल था, जिसे मानसून से पहले तोड़ दिया जाता था। इस क्षेत्र से सालों भर संपर्क बना रहे, इसीलिए सेना की सीमा सड़क संगठन ने इस क्लास 70 स्थायी पुल का निर्माण कराया। इस पुल के निर्माण में करीब 18 करोड़ का खर्च आया। कोरोना संक्रमण काल के दौरान हुए लॉकडाउन के मद्देनजर सीकर जिले के पलसाना स्कूल में बने क्वारंटाइन केंद्र में रह रहे मजदूरों ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने ठहराव के दौरान पूरे स्कूल का रंग रोगन कर उसकी काया पलट कर दी। इस पलायन सेंटर में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 54 मजदूर ठहरे हुए हैं। गांव के सरपंच और भामाशाहों द्वारा उनके ठहरने की व्यवस्था आदि से प्रसन्न होकर मजदूरों ने क्वारंटाइन समय पूरा होने के बाद तोहफे में उस स्कूल की रंगाई पुताई कर दी। रंग रोगन का सामान गांव के सरपंच द्वारा उपलब्ध कराया गया। जो ये श्रमिक बंधु हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के श्रमिक बंधु हैं, इन्होंने प्रभावित होकर कहा कि हम भी अब हमारा क्वारंटाइन का समय पूरा हो गया है तो हम विद्यालय कैंपस में सफाई करेंगे और विद्यालय में हम कोई इस प्रकार का हम कोई नवाचार और रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं जिससे कि हमारी याद इस विद्यालय परिसर से सदैव जुड़ी रहे। तो इन्होंने कलर करने का ठाना कि हम यहाँ कलर करेंगे, क्योंकि इनमें 4-5 श्रमिक बंधु कलर करने वाले हैं। पहले थाली बैठे थे जी, हमारी व्यवस्था खराब हो रही थी, काम करने वाले हैं, तो बोले सरपंच साहब को कोई काम। सरपंच साहब ने स्कूल के अंदर हमारे को रंग रोगन ला दिया। हमारे लड़के जो है 5-4 अपना रंग रोगन स्कूल के अंदर कर रहे हैं जी। हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, रोज साबुन मिलता है नहाने को, कपड़े धोने को, पानी का पूरा इंतजाम है स्कूल के अंदर जी। एमपी जिला के हैं, हमको यहाँ 30 दिन माने हो गया यहाँ रहते। हमको सवेरे पूरी सब्जी देते हैं और शाम को टाइम दाल चावल और भी अच्छा बना खाना, हलवा पूरी से सबसे बूंदी से सवेरे नाश्ता देते हैं, चाय बिस्कुट और 3 बजे संतरा सेव फल माने जे केले बिस्कुट सब देते हैं खाने के लिए। भारत की प्रथम महिला सविता कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के शक्ति हाट में अपने हाथों से फेस मास्क की सिलाई की। गौरतलब है कि प्रथम महिला ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर घर में मास्क बनाने की प्रेरणा देते हुए ये कदम उठाया। उनके द्वारा सिले गए मास्कों को दिल्ली के कई शेल्टर होम्स में लोगों के बीच बांटा गया।
कोविड-19 महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया को इससे छुटकारा पाने में अभी लंबा वक्त लगेगा। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि बहुत से देशों में ये महामारी अभी अपने शुरुआती दौर में है। जिन देशों को लग रहा है कि उन्होंने कोरोना पर काबू पा लिया है, वहां मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और सामाजिक दूरी जैसे उपायों से कुछ देशों को इसके संक्रमण के प्रसार को रोकने में सफलता मिली है, लेकिन ये वायरस बेहद खतरनाक है और हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए कोई भी गलती ना करे। Most countries are still in the early stages of their epidemics. And some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. There is no question that stay-at-home orders and other physical distancing measures have successfully suppressed transmission in many countries. विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्वास्थ्य एजेंसी के वित्त पोषण को रोके जाने के फैसले पर अमेरिका दोबारा विचार करेगा। For US to remain safe, the investment in other countries is very important. So I hope the freezing of the funding will be reconsidered, and US will once again support WHO's work and continue to save lives. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाहरी लोगों के अमेरिका में बसने पर अस्थायी रोक लगा दी है। ट्रंप ने कल उस आदेश पर दस्तखत किए जिसके मुताबिक कुछ विदेशी नागरिकों को अमेरिका में बसने पर अस्थायी रूप से रोक लग जाएगी। ट्रंप ने कहा उन्होंने कोरोना वायरस संकट के समय में अमेरिकी लोगों के हितों को देखते हुए ये फैसला लिया है। फिलहाल ये आदेश 60 दिनों के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी और हो सकता है कि उसके बाद भी इसे बढ़ा दिया जाए। एक प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि अर्थव्यवस्था के फिर से शुरू होने के बाद नौकरियों में अमेरिकी नागरिकों को सबसे पहले प्राथमिकता मिले। उन्होंने ये भी कहा कि इससे कोरोना से पीड़ित अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी और बेहतर होंगी। इस बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में आज करीब $500 बिलियन के कोरोना वायरस राहत बिल के पास होने की उम्मीद है। इस बिल से छोटे उद्योगों और अस्पतालों को आर्थिक मदद मिलेगी, जिन्हें इस संकट में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस बिल के पास होने के बाद अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पास ये चौथा बड़ा फैसला होगा, जिससे संघीय वित्तीय व्यवस्था को कुल मिलाकर करीब $3 ट्रिलियन की मदद मिलेगी। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 8,40,000 को पार कर गई है और 46,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, ये वित्तीय राहत बेहद मददगार साबित होगी। अमेरिका में कोरोना वायरस के चलते लाखों लोगों की जान तो खतरे में है ही, अब पहली बार जानवर भी इसके घेरे में आने लगे हैं। अमेरिका में 2 बिल्लियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। ये दोनों ही बिल्लियां न्यूयॉर्क के अलग अलग इलाकों से हैं। दोनों को सांस लेने में दिक्कत के बाद चिकित्सक के पास ले जाया गया। पहली बिल्ली को जिस घर से लिया गया वहां किसी भी व्यक्ति में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था, जबकि दूसरी बिल्ली के मालिक के बाद में परीक्षण किया गया जहां उसे कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। दोनों बिल्लियों की हालत में अब सुधार है। ब्रिटेन में आज से मनुष्यों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण शुरू होगा। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कोरोना वायरस के कारण देश में मृत्यु दर फिर से बढ़ गई। ऐसे में सरकार ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस वैक्सीन परियोजना के लिए $20 करोड़ और लंदन के इंपीरियल कॉलेज में एक अन्य परियोजना के लिए करीब $22 करोड़ देने की घोषणा की है। हैनकॉक ने कहा कि ब्रिटेन कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए वैक्सीन बनाने के लिए वैश्विक खोज का नेतृत्व करने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस बीमारी का टीका ही इससे मुकाबला करने का एकमात्र यथार्थ तरीका है।